आलू सब्जी पराठा वाला सक्सेस स्टोरी। दौलतपुर विलेज में मदन और विनोद नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों उसी गांव में आलू सब्जी पराठा का ठेला लगाकर बेचते थे। इससे दोनों का व्यापार में अच्छी कमाई नहीं होती थी। ना तो लाभ, ना ही इन्वेस्टमेंट का पैसा, ऊपर से कर्ज और बढ़ते जा रहा था। इसलिए वो हमेशा उदास रहते थे और उनकी पत्नियां तो एक दूसरे को दोष देते हुए हमेशा झगड़ा करते रहते थे। अरे विनोद, अपना पराठा गाड़ी को बेचना चाहता हूँ यार। ये सुनकर विनोद मन में बहुत खुश हो जाता है। इसने पराठा गाड़ी को बेच दिया तो मैं खरीद लूंगा और मैं अकेला ही इस आलू सब्जी पराठा को बेचकर अच्छा पैसा कमाऊंगा, ये सोचता है। इसे बेचकर तुम क्या करोगे? इतने में वहां विनोद की पत्नी उर्वशी आकर गुस्से से कहती है, और क्या करेगा? तुम्हारे होटल में टेबल साफ करेगा? नहीं तो जंगल जाकर लकड़ियां काट कर तुम्हारे जैसे होटल वालों को बेचेगा। इतना भी नहीं। इतने में विनोद रोककर कहता है, अरे उर्वशी, बंद करो अपनी बकवास। हाँ, सच कहा तो तुम्हें हमेशा बकवास ही लगेगा। ये बात सुनकर विनोद उर्वशी पर गुस्से से चीखने लगता है। अरे उर्वशी, जरा बात समझने की कोशिश करती जाओ। देखो, घर में फूटी कौड़ी नहीं है, और तो और खाने में भी कुछ नहीं बचा। उन लोगों को कर्ज देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अरे, उसने मुझे एक भी कौड़ी नहीं मांगी। तुम क्यों बेकार में चिल्ला रही हो? ये सब कुछ सुनकर मदन चुपचाप वहां से चला जाता है। ये देखकर विनोद उर्वशी से और झगड़ने लगता है। सच में तुम पगला गई हो। देखो जी, आप ऐसे मुझ पर गुस्सा ना करो, वरना देख लेना। गाड़ी बेचकर यहाँ से चला गया तो हमारे लिए ही लाभ है। सब लोग हमारे पास ही आकर खाएंगे और पैसा भी हम अकेले ही कमाएंगे। ये बात सुनकर उर्वशी सोच में पड़ जाती है। पति की बातों में दम लगता है। इतने में विनोद भागकर मदन के पास जाता है। मदन के घर आते ही उसकी पत्नी कावेरी कहती है, सुनो, इस गांव में सिर्फ हमारा पराठे का गाड़ी ही रहेगा। सुना है उन लोगों ने सरपंच को पैसा खिलाया है ताकि हम लोग गाड़ी ना रख पाए। तुमसे किसने कहा? लोग बातें कर रहे हैं, मैंने सुना था। यह सच नहीं है। लोगों का काम ही है बातें बनाना। विनोद ऐसे नहीं कर सकता। जब मैंने पराठा गाड़ी बेचने की बात की तो वो बहुत उदास हो गया था। विनोद को आते हुए कावेरी देख लेती है और वो कहती है, देखो विनोद भैया आ रहे हैं, तुम ही पूछ लेना। इतना कहकर वहां से वो अंदर चली जाती है। विनोद मदन के पास आता है। दोनों बातचीत करने लगते हैं। विनोद बहुत कम रेट में मदन की गाड़ी खरीदना चाहता है और सरपंच को मिलकर पैसे देने की बात भी मान लेता है। इससे दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। तब गुस्से से विनोद कहता है, मुझसे ही झगड़ा कर रहे हो ना? देख लूंगा इस गांव में पराठा गाड़ी को कैसे चलाओगे। इस तरह जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से वो चला जाता है। 2 दिन के बाद सरपंच मदन से गांव में पराठा गाड़ी रखने से मना कर देता है। इससे मदन उस गांव में पराठा गाड़ी नहीं लगा पाता। ये सब कुछ देखकर विनोद अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। एक दिन मदन आउटर रिंग रोड के पास जाता है। वहां पर बसों में आते हुए जाते हुए बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और बस स्टॉप में बहुत सारी भीड़ होती है और वहां आसपास कुछ भी खाने पीने का ठेला नहीं होता। यह देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फिर से तुरंत घर जाकर अपनी पत्नी कावेरी से कुछ कहता है और अगले दिन मदन आउटर रिंग रोड पर आलू सब्जी पराठा का ठेला लगाता है। वहां पर सारे लोग उसके पास पराठा खरीदकर खाने लगते हैं। इससे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा लाभ होता है। वे लोग वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स भी बेचा करते हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में वो अपना खुद का होटल भी खोल लेते हैं और एक नया घर भी खरीदकर खुशी से रहते हैं। उसी गांव में विनोद के ठेले पर मक्खी भी आकर नहीं बैठती। इससे मदन की तरक्की के बारे में सुनकर और उसका व्यापार में बढ़ोतरी देखकर शर्म से वो अपना सर झुका लेता है और अपने स्वार्थ के लिए उसे भगवान ने बहुत अच्छा सिला दिया करके पछताते रहता है। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक ऋषि अपने 5 शिष्यों के साथ रहता था। हर रोज ऋषि अपने 5 शिष्यों को सुबह जल्दी उठाते थे
और उन्हें शिक्षा देते थे। एक दिन, सुनो शिष्यों, तुम सबकी शिक्षा अब कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि मैंने दी हुई सारी शिक्षा का उपयोग तुम सब लोगों के भलाई के लिए ही करोगे। जी गुरुदेव, आपकी शिक्षा हम कभी नहीं भूलेंगे और उसे हमेशा हम लोगों की भलाई के लिए लगाएंगे। तभी एक डाकू सा दिखने वाला व्यक्ति ऋषि के आश्रम के पास से गुजर रहा था। उसने ऋषि की आवाज सुनी और चुपके से उनके आश्रम के पास जाकर उनकी सारी बातें सुनने लगा। ठीक है शिष्यों, आज ध्यान लगाने के बाद मैं तुम सबको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे तुम सब मरे हुए किसी भी प्राणी या व्यक्ति को जीवित कर सकेंगे। जी गुरुदेव, जैसा आप कहें। ये बोलकर ऋषि और उनके पांचों शिष्यों ने ध्यान लगाना शुरू किया और इधर वो डाकू सा व्यक्ति भागकर अपनी मुखिया के पास गया और सुनिए सुनिए मुखिया जी, आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। क्या हुआ? क्या बात है? और इतना दौड़कर कहाँ से आ रहे हो? जी मुखिया जी, मैं अभी जंगल से गुजर रहा था तो देखा एक ऋषि अपने शिष्यों को मरे हुए लोगों को जिंदा करने वाला मंत्र बता रहा था। क्या कहा? मरे हुए लोगों को जिंदा करने वाला मंत्र? क्या तुम सच कह रहे हो? देखो, अगर ये बात झूठी निकले तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे, समझ गए ना? जी मुझे पता है, मैं समझ गया, लेकिन मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझ पे भरोसा कीजिए। ठीक है, हम अभी चलते हैं उस ऋषि के पास और उससे वो मृत्युंजय मंत्र सीख के लेते हैं। फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर ही रहूंगा। ये बोलकर सारे डाकू और उसका मुखिया उस ऋषि के पास जाते हैं। पकड़ लो इन सबको और उस ऋषि को मेरे पास लेकर आओ। अरे अरे, हमें क्यों पकड़ रहे हो? हमें मत मारो। हमको कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया। अरे, ये बेचारे तो मेरे शिष्य हैं और वैसे भी हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। कृपया करके हमें छोड़ दीजिए और मेरे शिष्यों को मत मारिए। कृपया हमें छोड़ दीजिए। तुम्हें कैसे छोड़ दूं? सुन ऋषि, मैं जानता हूं तुम मुझे बहुत कुछ दे सकते हो। ज्यादा चालाकी मत करो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। जी मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, मेरा विश्वास कीजिए। चुप कर ऋषि, मुझे पता है तुम मरे हुए लोगों को जिंदा करने वाला मंत्र जानते हो। मुझे बस वो बता दे, फिर मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। नहीं, हम ऐसा कोई मंत्र नहीं जानते। मैं ये नहीं कर सकता, कृपया हमें छोड़ दीजिए। अच्छा, तो फिर ठीक है, तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुखिया ये बोलकर सारे शिष्यों और ऋषि पर तलवार लगाता है। तभी ऋषि सोचता है, अगर इस डाकू मुखिया की बात नहीं सुनी तो ये सबको मार डालेगा। अगर इस डाकू मुखिया की बात नहीं सुनी तो ये सबको मार डालेगा। इससे हम तो लड़ नहीं सकते, लेकिन चालाकी से काम लेना होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, लेकिन वचन देना होगा कि तुम हम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ठीक है, मैं किसी को नुकसान नहीं करूंगा। अब जल्दी से मरे हुए को जिंदा करने वाला मंत्र बताओ मुझे। ठीक है, यह मंत्र सीखने के बाद इसे काम करवाने के लिए सबसे पहले पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। ठीक है ना? ठीक है, मैं वो सब कर लूंगा। अब जल्दी से बताओ मंत्र। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऋषि डाकू मुखिया को सामने बिठाकर मंत्र उपचार शुरू करते हैं। थोड़ी देर में डाकू मंत्र सीख जाता है। ऋषि बोलता है, जैसा कि मैंने कहा था, किसी मरे हुए शेर पर यह मंत्र बोलकर उसे जिंदा करना पड़ेगा, तभी यह मंत्र काम करेगा। ठीक है ऋषि, अभी शेर को ढूंढने के लिए बोलता हूँ। सुनो, तुम दोनों जाओ और एक मरा हुआ शेर को लेकर आओ। जी मुखिया जी, अभी जाते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों डाकू एक मरा हुआ शेर लेकर आते हैं और मुखिया उसके सामने बैठकर मंत्र का उच्चारण करने लगता है।
और इधर ऋषि अपने शिष्यों को पेड़ पर चढ़ने के लिए बोलता है। जैसा ही मंत्र पूरा होता है वो शेर जिंदा हो जाता है और सबसे पहले अपने सामने बैठे हुए डाकू मुखिया पर हमला करता है और उसे मार डालता है। ये देखकर बाकी सभी डाकू साथी वहां से भाग जाते हैं। अरे भागो भागो भागो, अरे भागो यहाँ से। अरे शेर है, भागो। नागपुर नाम के शहर में गगन नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। वो एक रेलवे स्टेशन पर ही छोटे से बड़ा हुआ था। जो कोई काम उसे मिलता वो करता और किसी दिन अगर काम नहीं मिलता तो मंदिर में जाकर प्रसाद खाता और अपना पेट भरता था। एक बार गगन काम की तलाश में बाहर निकलता है और कुछ दूर घूमने के बाद उसे एक औरत मटके पर रोटी बनाते हुई दिखती है। गगन सोचता है, अरे ये कैसी रोटी है जो मटके पर बन रही है, एक बार जाकर देखता हूँ। ऐसा सोचकर गगन उस औरत के पास जाता है और कहता है, माँ जी ये कैसी रोटी है जो इस मटके पर बनती है, क्या आप मुझे ये बनाना सिखाओगी? अरे हाँ बेटा, मैं तुम्हें ये मटका रोटी बनाना जरूर सिखाऊंगी। वैसे भी मुझे किसी की मदद की जरूरत ही थी। ठीक है माँ जी, मैं आज से ही काम करना शुरू करता हूँ। ऐसा कहकर गगन उस औरत के पास मटका रोटी बनाना सीखना चालू करता है। गगन रोज उस औरत के पास जाता और मटका रोटी बनाना सीखता। देखते ही देखते वो एक हफ्ते के अंदर ही मटका रोटी बनाना सीख लेता है। वो औरत कहती है, बेटा गगन, तुम इतने कम समय में बहुत ही अच्छा मटका रोटी बनाना सीख गए हो और मेरी मदद भी करते हो। मेरा एक खुद का बेटा है जो कि कभी मेरी मदद तो छोड़ो, इधर आकर कभी देखता भी नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, मैं हूं ना आपका बेटा। ऐसा कहकर गगन सोचता है, क्यों न मैं खुद का एक मटका रोटी का स्टॉल लगा लूं, लेकिन पता नहीं माँ जी क्या सोचेगी। यह सोचकर गगन उस औरत के पास जाता है और कहता है, माँ जी मैं अपना खुद का मटका रोटी का स्टॉल लगाना चाहता हूँ। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन माँ जी फिर मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अरे बेटा, वो सब छोड़ो, मैं देख लूंगी जैसे तैसे, लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना है। और हाँ, ये कुछ पैसे रखो, स्टॉल निकालने के लिए काम में आएंगे। गगन माजी से पैसे लेकर स्टेशन के बाहर अच्छी सी जगह देखकर अपना मटका रोटी का स्टॉल शुरू करता है। वो मटका रोटी के साथ साथ मटन और चिकन करी भी रखता है, जो देखते ही देखते लोगों को बहुत पसंद आती है। एक आदमी कहता है, अरे वाह भाई गगन, क्या खूब मटका रोटी बनाई है तुमने, मजा आ गया खाकर। इस तरह से कुछ ही दिनों में गगन का मटका रोटी का व्यापार बहुत ही मशहूर होता है। उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। इस तरह से वो अलग अलग जगह पर भी अपना मटका रोटी का स्टॉल शुरू करता है। कुछ ही दिनों में वो अपने जैसे कई अनाथ लोगों को मटका रोटी बनाना सिखाता है और उन्हें लेकर खुद का व्यापार शुरू करता है और उनकी मदद करता है। इस तरह से उसका जीवन अच्छे से चल रहा था। कुछ साल गुजर जाते हैं। ऐसे में उसे उस माँ जी की याद आती है जिन्होंने उसकी मदद की थी। गगन सोचता है, बहुत दिन हो गए माँ जी को नहीं मिला, एक बार जाकर उनसे मिलकर आता हूँ। ये सोचकर गगन माँ जी को मिलने के लिए उस जगह पर जाता है, लेकिन उस दिन वो माँ जी वहाँ पर नहीं रहती। गगन उनके बारे में इधर उधर पूछता है। पूछने पर गगन को पता चलता है कि वो आजकल आती ही नहीं। इसलिए वो उनका पता लेकर उनके घर जाता है और देखता है कि माँ जी का खुद का लड़का उन्हें घर से बाहर निकाल रहा होता है। तभी गगन वहां जाता है और कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो, अपनी माँ के साथ कोई ऐसा करता है क्या? अबे इतना ही है तो इसे लेकर जा अपने घर, मुझे ज्ञान मत सिखा। ये देखने के बाद तो मैं माँ जी को यहाँ पे एक मिनट के लिए भी नहीं रखूंगा, अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। ऐसा कहकर गगन माँ जी को अपने साथ लेकर जाता है और फिर दोनों मिलकर मटका रोटी का व्यापार अच्छे से देखने लगते हैं। कुछ दिन के बाद माँ जी गगन की शादी भी करवा देती है और तीनों हंसी खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं। मथुरा नगर नाम के गांव में मधुमती शिवकाशी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। शिवकाशी बहुत ही भोला इंसान था। उसे क्या व्यापार करे कुछ समझ में नहीं आता था। वो कई सारे व्यापार करके बहुत सारा पैसा खो चुका था। इस तरह वो जितना भी पैसा मेहनत करके कमाया था वो सारा पैसा गवा चुका था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। मधुमिता बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। शिवकाशी के व्यापार में जितना भी पैसा नष्ट हो जाए मधुमिता उसे कुछ भी नहीं कहती थी। वह शिवकाशी को बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती थी। एक दिन दोनों भोजन कर रहे थे। मधुमिता कहती है, देखिए, अगर आप गुस्सा नहीं करोगे तो मुझे आपसे कुछ कहना है।
इंसान किसी ना किसी चीज को त्याग कर जी सकता है, पर एक ऐसी चीज है जो इंसान को नहीं छोड़ती और वो है भूख। इसीलिए हम एक छोटा सा फूड बिजनेस लगाएंगे जो अच्छे से चलेगा। आप थोड़ा सोचकर देखिए इस बारे में। अभी मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ ना, यह सक्सेस हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद शिवकाशी के लगाए हुए नए व्यापार में बहुत नुकसान होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरा परिवार सड़क पर आ जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे मेरी पत्नी और मेरे आने वाले बच्चों को खुश रखना है। ऐसा सोचकर वो अगले दिन से मधुमिता के बनाए हुए सारे व्यंजन को एक एक करके उनका स्वाद देखता गया। मधुमिता के बनाए हुए सारे व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट थे। उन्हें देख शिवकाशी को एक ख्याल आता है, अगर मैं मधुमिता से पानीपुरी बनवाकर उस पानीपुरी को अगर गांव में बेचूंगा तो बहुत सारा पैसा कमा सकूंगा। ऐसा सोचकर उसके मन में एक छोटा सा विश्वास जागता है और वो तुरंत जाकर अपनी पत्नी को यह बताता है, मधुमिता, जो तुमने कहा वो सही है। हम फूड बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तुम पानीपुरी बनाकर देना, मैं उसे बेचा करूंगा। आप पानीपुरी कैसे बेचोगे? हमारे पास ठेला नहीं है। अरे मैं ले आऊंगा। ऐसा कहकर वो बहुत सोचने लगता है। बहुत सोचने के बाद उसे एक ख्याल आता है। वो अपनी साइकिल के दोनों व्हील्स को निकालकर उसके दोस्त के साइकिल के दोनों व्हील्स भी निकालकर उन चारों व्हील्स पर एक चकला रखता है और उसे ठेले का रूप देता है। उस ठेले को रंगों से सजाकर वो पानीपुरी की गाड़ी बनाता है। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, मधु, आज से हम अपना पानीपुरी का व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है जी। ऐसा कहकर मधुमिता शिवकाशी को पानीपुरी बनाकर देती है। शिवकाशी उसे अपने ठेले पर रखकर प्लेट ₹5 का बोर्ड लगाता है और वो अपने गांव के भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाड़ी को ले जाता है। पहले तो लोग उस पानीपुरी की गाड़ी को बहुत ही अजीब से देखने लगते हैं। अरे ये क्या, शिवकाशी ने पानीपुरी का ठेला लगाया है? एक हफ्ता बीत जाता है पर कोई भी शिवकाशी के पास पानीपुरी खाने नहीं आता। ये क्या, कोई भी मेरे ठेले के पास क्यों नहीं आ रहा? ये पानीपुरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, फिर भी कोई नहीं आ रहा। बहुत सोचने के बाद शिवकाशी को समझ में आता है, गांव वालों ने कभी भी मधुमिता के हाथ से बना भोजन का स्वाद नहीं चखा। इसी वजह से कोई भी पानीपुरी खाने के लिए नहीं आ रहा है। पहले इन लोगों को स्वाद बताना होगा। ऐसा सोचकर वो पहले दिन पानीपुरी का मुफ्त का बोर्ड लगाता है। उस बोर्ड को देखकर एक बच्चा उस पानीपुरी के ठेले के पास आता है। एक प्लेट पानीपुरी देना अंकल। बच्चे को पानीपुरी बहुत पसंद आती है। वो और 2 प्लेट पानीपुरी खाता है। थोड़ी देर बाद वहां बच्चा जाकर अपने दोस्तों को लाता है। वो सारे बच्चे पानीपुरी खाकर कहते हैं, अरे ये पानीपुरी बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसी पानीपुरी हमारे गांव में कहीं नहीं है। इस तरह एक के बाद एक उस पानीपुरी के पास सारे गांव वाले आते हैं। सारे गांव वालों को पानीपुरी बहुत पसंद आती है। अगले दिन से शिवकाशी प्लेट पानीपुरी ₹10 का बोर्ड लगाता है और वो गली गली घूमकर पानीपुरी बेचने लगता है। देखते ही देखते बस कुछ ही दिनों में शिवकाशी की पानीपुरी आसपास के गांव में भी मशहूर हो जाती है। शादी और दूसरे छोटे छोटे फंक्शंस में उसे पानीपुरी के ऑर्डर मिलने लगे। शिवकाशी ने जैसे सोचा था वो कर दिखाया। इस तरह वो खूब पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ खुश रहता है।